हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल राशिद JRF पर। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है उससे रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आपको 4 वीडियोस मिलेंगी। जैसा आप देख रहे हैं कि ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए नोट्स हैं, पर मैं इसके साथ आपको बता दूं कि अगर आप BBA या BCA या MBA आप किसी भी क्लास में हैं इस तरह, या आप नेट JRF कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास BBA, BCA, MBA और नेट JRF या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी BCom 5th सेमेस्टर वालों के लिए है। ये क्लास हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पर प्रोवाइड कराएंगे। ये आज पहला पार्ट है। इसी तरह हम 4 पार्ट में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। हर यूनिट के लिए आपको अलग एक क्लास मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना पहला पार्ट। यूनिट 1 BCom 5th सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए यूनिफाइड सिलेबस है। सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी में एक ही प्रकार का सिलेबस लागू है, तो ये सभी BCom स्टूडेंट जो पूरे देश में हैं सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की। देखिए, मीनिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो मीनिंग में इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन, सेल और यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दे आर पेड बाय कंज्यूमर इनडायरेक्टली थ्रू द परचेज प्राइस। देखिए, अगर आप कोई माल प्रोडक्शन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बेचते हैं, या आप कोई सर्विसेज या गुड्स को यूज़ करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, कंज्यूमर की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो टैक्स का पेमेंट करेगा, और ये पेमेंट इनडायरेक्टली होगा और परचेज प्राइस पर होगा जो सरकार को दिया जाएगा। इस टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पेमेंट कंज्यूमर करता तो ज़रूर है, पर सरकार को वो खुद जाकर पेमेंट नहीं करता, वो किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करता है और वो व्यक्ति सरकार को पेमेंट करता है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव नेचर का बेटा। रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप जितनी स्टेज पर, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से माल गया डिस्ट्रीब्यूटर पर, डिस्ट्रीब्यूटर से माल गया होलसेलर पर, होलसेलर से माल गया रिटेलर पर, तो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, उसके बाद इस पर जाएगा, इसके बाद इस पर जाएगा। जितना भी ये अपना प्रॉफिट प्लस करेंगे, जितना भी ये प्रॉफिट प्लस करेंगे, इन तीनों जितनी भी स्टेजेस होंगी, ये उतना ही टैक्स बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये टैक्स लगता है जितना आप इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का सामान बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बेचा 110 रुपये का, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर 10 रुपये पे टैक्स देगा। उसके बाद ये माल होलसेलर पे गया 130 रुपये का, तो अब 20 रुपये पे टैक्स जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी इंक्रीमेंट होगा टैक्सेस में, प्रॉफिट में, उतना ही आपको GST पेमेंट करना पड़ेगा। तो रिग्रेसिव नेचर का है, ये प्रॉफिट के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद दे आर कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस। यस, अगर आप कंजम्पशन करेंगे, अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो ही आपको टैक्स का पेमेंट करना है बच्चा। अगर आप कंजम्पशन करेंगे
आप यूज़ करेंगे, आप सर्विसेज लेंगे, आप सामान को इस्तेमाल करेंगे तो आपको टैक्स देना है, अगर नहीं करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना है। उसके बाद दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे गया, होलसेलर से, तो जिस जिस व्यक्ति पे जाता रहेगा वो उस दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती रहेगी टैक्स को पेमेंट करने की। तो ये शिफ्ट होता रहेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे टैक्स का पेमेंट। इसके कुछ एग्जांपल हैं। वैट, जीएसटी से पहले वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो अभी भी लगता है, और कस्टम ड्यूटी, ये भी अभी भी चल रहा है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जब हम माल बाहर से मंगाते हैं विदेश से तो कस्टम ड्यूटी हमें पेमेंट करना पड़ता है, और एक्साइज ड्यूटी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको उत्पादन कर भी कहा जाता है, तो ये हमको तब देना पड़ता है। इसके बाद हम आगे चलें, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इंडिविजुअल पे लगते हैं बच्चों। डायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आपके इंडिविजुअल पर भी लगते हैं और एंटिटीज़ यानी कि अगर कोई कंपनी है तो उस पर भी लगते हैं। उसके बाद दूसरा है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, यानी कि बढ़ता जाता है। जैसा मैंने बताया था, जितना आप प्रॉफिट ऐड करोगे उतना आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। अगर आप 10 रुपये 100 रुपये का सामान ला के 110 में बेच रहे हैं तो आपको 10 रुपये पे पेमेंट करना है, क्योंकि आपने प्रॉफिट 10 रुपये कमाया है तो 10 रुपये पे आपको टैक्स देना है। आगे वाला व्यक्ति 110 में लेके 150 में बेचने लगे तो अब उसे 40 रुपये पे पेमेंट करना, क्योंकि उसका प्रॉफिट 40 रुपये है। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। अगर आप प्रॉफिट इसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। उसके बाद ये डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस शिफ्ट नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्सेस शिफ्ट नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्सेस जिस व्यक्ति पे लगता है उसी व्यक्ति को देना पड़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस शिफ्ट होता रहता है। जैसे जैसे माल बिकता रहेगा दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव नेचर का है। अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर का है कि अगर आपका जैसे जैसे माल आगे चलता चला जाएगा आपका टैक्स भी कम होता चला जाएगा। अब बात करेंगे हम, ये तो थी कुछ डिफरेंस की बात। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले कितने प्रकार के टैक्सेस हमारे इंडिया में लगते थे? देखिए, एक्साइज ड्यूटी ये पहले भी लगता था, अब भी लग रहा है। और ये देखिए कहाँ लगेगा, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जब आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स का, तो आपको ये वाला टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। आज भी ये टैक्स आपका चल रहा है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। ये आज भी हमारा चालू है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये जीएसटी से अलग चल रहा है। सर्विस टैक्स, ये सर्विसेज अगर आप देते थे तो ये तब लगता था, पर क्योंकि अब जीएसटी आ गया है तो ये वाला टैक्स अब जीएसटी, इसकी जगह कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। जीएसटी में गुड्स और सर्विस दोनों हैं, तो अब ये सर्विस टैक्स जीएसटी के अंदर चला गया है। ठीक है, तो ये अब ये वाला टैक्स नहीं लगता। हाँ, ऊपर वाले दोनों टैक्स अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये गुड्स पर लगता था। अगर आप कोई माल प्रोडक्शन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बेच रहे हैं कोई भी माल, और उसमें आप जितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता था हर स्टेज पर, यानी कि जैसे जैसे माल आगे बिकता जाएगा। तो ये गुड्स पर लगता था, तो अब ये भी जीएसटी में चला गया। तो ये दो वाले, ये वाला टैक्स और ये वाला टैक्स, अब ये दोनों मिलके कौन से टैक्स बन गए हैं? ये दोनों मिलके जीएसटी बन गए हैं। हाँ, ये दोनों टैक्स अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी अभी भी चल रहा है। अगर आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। तो ये दोनों टैक्सेस अभी भी चल रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हुए हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन अगर आएंगे, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट कमिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम ड्यूरिंग प्री जीएसटी। देखिए, जीएसटी से पहले
क्या क्या कमियां थी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, उन कमियों को दूर करने के लिए ही जीएसटी लाया गया है। तो देखिए वो कमियां क्या क्या थी। सब एक कमी थी आपकी कास्केडिंग इफ़ेक्ट। कास्केडिंग इफ़ेक्ट का मतलब ये था कि टैक्सेस वेयर लिव्ड एट मल्टीपल स्टेज थी टैक्स की, और उससे हमारा टैक्स पर भी टैक्स लग जाता था। पहले क्या होता था कि जैसे जैसे माल बिकला, एक व्यक्ति ने टैक्स दे दिया, फिर दूसरे पे गया तो वो व्यक्ति फिर दोबारा से पहले वाले टैक्स पे भी टैक्स दे देता था। तो ये कास्केडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, अगर टैक्स पे टैक्स चला जाए। क्योंकि अब क्या हो रहा है जीएसटी में कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले टैक्स दे दिया तो उसका हमको आईटीसी मिल जाता है, तो टैक्स पे टैक्स नहीं जाता। पहले ये नहीं था, पहले एक व्यक्ति ने टैक्स दिया, फिर दूसरे पे गया तो दूसरा व्यक्ति फिर दोबारा से सारे उस पे अमाउंट पे टैक्स देगा, तो टैक्स पे टैक्स लगता था। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट था, तो इसको ख़त्म किया गया। उसके बाद दूसरा जो कमी थी वो थी कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, मल्टीपल टैक्सेस थे, डिफरेंट रेट्स थी, और सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स था कि साधारण व्यापारी के समझ में नहीं आता था। इवन जो टैक्स प्रोफेशनल्स थे वो भी जो है बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर काम करते थे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो थी उसको दूर किया गया जीएसटी में, और जितना हो सके टैक्स सिस्टम को सरल बनाया गया। तो एक ये भी कमी थी। टैक्स इवेशन, देखिए टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी, जब कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है, टैक्स देने से बचता है, टैक्स को छुपा लेता है, अपनी इनकम को छुपा लेता है, अपने बिल नहीं बनाता है कोई भी किसी भी वजह से, तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए डिफ़िकल्टी थी पहले वाले सिस्टम में, पकड़ नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को। तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए, उसको भी ठीक करने के लिए कि हम उन लोगों को ट्रैक कर सकें जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जीएसटी लगा है। जैसा आप रोज़ अखबार में आप पढ़ लेते होंगे कि टैक्स चोरी के जीएसटी की चोरी में पकड़े गए हैं कोई सीए या कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, हम किसी का ये नाम भी नहीं लेना चाहते। कोई भी टैक्स प्रोफेशनल अगर पकड़ा जाता है कोई गलत काम में, तो वो टैक्स इवेशन की ट्रैकिंग जीएसटी में आसान बनाई गई। तो ये कुछ कमियां थी कि कास्केडिंग इफ़ेक्ट था, टैक्स पे टैक्स लगता था, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी, टैक्स इवेशन हो रहा था। तो इनको दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। उसके बाद जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये अभी तक हम कर रहे थे प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, अब जीएसटी के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ जीएसटी। देखिए जीएसटी क्या है कि यूनिफाइड टैक्स है, यानी कि पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। आप चाहे यूपी में जाए, एमपी में जाएं, राजस्थान में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, गोवा में जाएं, असम में जाएं, नागालैंड में जाएं, त्रिपुरा में जाएं, कहीं भी जाइए आपका जीएसटी हर जगह, अगर यूपी में 5% लग रहा है तो आपका सिक्किम में भी वो 5% ही लगेगा। अगर यहाँ पे आपका 10% है तो आप ऑल ओवर इंडिया वो 10% या 12% जो भी है वो सब जगह एक ही टैक्स लगेगा। दूसरा डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहाँ पे माल जा रहा है, जहाँ पे माल जाएगा, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा, तो जिस डेस्टिनेशन पे माल जा रहा है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। उसके अलावा ये पूरे इंडिया में लागू होता है। तो एक बहुत ही अच्छा टैक्स है, यूनिफाइड टैक्स है जीएसटी। अब बात करेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। देखिए सबसे पहले तो जो हम शॉर्टकमिंग पढ़ के आए हैं वही चीज़ें इसकी एडवांटेजेस होंगी। जैसे आपने पहला देख रहे होंगे कि ये कास्केडिंग इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, आईटीसी आपको मिल जाता है। अगर आप पिछला टैक्स दे के आए तो उसका आप आईटीसी ले सकते हैं, तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, तो कास्केडिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। आप ईज़िली आप जो है अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इवन आप टैक्स प्रोफेशनल के बिना भी अपना एक व्यापारी अपना टैक्स फाइल कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है सारा सिस्टम, और उसमें आपको हेल्प भी किया गई है, हेल्प वीडियोस भी होती हैं, तो आप इजीली आप कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई किया गया है टैक्स स्ट्रक्चर को। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की गई है, कोई चीज़ें छुपी नहीं हैं, सबके सामने है, ऑनलाइन है, तो किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो चीज़ों को सही किया गया है, दुरुस्त किया गया है, पूरी कोशिश की गई है कि जीएसटी में पिछली जो गलतियां हैं पिछले इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उनको दूर किया जाए।
उसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जीएसटी की। देखिए डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनिशियल ट्रांजिशन चैलेंजेस हैं। देखिए टैक्स जीएसटी जो लगाया गया है तो शुरू में जब कोई टैक्स लगाया जाता है, कोई नई चीज़ लाई जाती है तो उसमें कुछ गलतियाँ तो कमियाँ तो रहती हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है तो उसमें समय लगता है चीज़ों को ठीक होने में, समझने में। तो वो डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, चैलेंजेस रहे हैं जीएसटी के साथ। उसके साथ मल्टीपल अभी जीएसटी में भी कुछ रेट्स और स्लैब्स हैं, कहीं 12% है, कोई 5% है, ठीक है, 18% है, 28% है। तो ये मल्टीपल स्लैब हैं, रेट्स हैं, तो उसको भी धीरे धीरे ठीक किया जाएगा। तो अभी तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, बाद में उनको ठीक कर लिया जाएगा। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी के बारे में हम बात करें तो देखिए जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक आपका होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ये वो वाला टैक्स है जो सेंट्रल का हिस्सा है। देखिए जीएसटी में सेंट्रल है, स्टेट है, तो सेंट्रल का हिस्सा सेंट्रल जीएसटी हो गया और स्टेट का हिस्सा स्टेट जीएसटी हो गया। तो सेंट्रल का जो हिस्सा होगा उसको सीजीएसटी कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और ये किस पे लगता है, ये आपका लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, यानी कि अगर आप स्टेट के अंदर ही काम कर रहे हैं, कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट के अंदर काम कर रहा है तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसजीएसटी है। तो अगर दो तरह, इसके बाद होता है आईजीएसटी। देखो अगर यूपी वाला व्यक्ति, मैं समझा देता हूँ, अगर यूपी वाला व्यक्ति, देखिए अगर यूपी वाला व्यक्ति यूपी के अंदर ही काम करे तो इसको कहेंगे इंट्रा, ठीक है बेटा, इसको कहेंगे इंट्रा, ठीक है। अगर यूपी वाला व्यक्ति, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अदर में काम करे, ठीक है, तो उसको कहेंगे इंटर, ओके, इंटर। तो इंट्रा की अगर आपका ट्रांजैक्शन होगा तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, और अगर आपका इंटर होगा तो आपको केवल एक टैक्स लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। अगर सीजीएसटी में बराबर बराबर बटेगा, अगर आपका 18% की स्लैब में आ रहा है तो 99%, आईजीएसटी में 18% एक ही जगह लग जाएगा। तो ये आपका जो है एसजीएसटी और सीजीएसटी का है और आईजीएसटी का। उसके बाद एक होता है यूटीजीएसटी। देखिए अगर आप ऐसे स्टेट में काम कर रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जैसे दिल्ली है हमारा जो स्टेट है, पर यूनियन टेरिटरी की बात करें जैसे चंडीगढ़ है, आपका अंडमान निकोबार है, आपका लद्दाख है आपका, ठीक है, तो ये पौंडीचेरी है, तो वहाँ पे एसजीएसटी नहीं होगा, वहाँ पे कौन सा होगा बेटा, वहाँ पे होगा यूटीजीएसटी, ठीक है, वहाँ पे कौन सा होगा, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इंटर वो कैसी ट्रांजैक्शन पे लगेगा, वो भी इंट्रा पे ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो इंटर होगी तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के टैक्सेस होते हैं। एक हो गया आपका सीजीएसटी जो सेंट्रल का हिस्सा होता है, दूसरा हो गया एसजीएसटी जो स्टेट का हिस्सा होता है, आईजीएसटी जो सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिक्स होता है, और यूटीजीएसटी में आपका जो है वो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा होता है। इसके बाद ये लास्ट आज का हमारा पॉइंट है, ये है अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अंडर जीएसटी। तो कुछ डेफिनेशंस को जीएसटी में कवर किया गया है, उसमें से कुछ डेफिनेशन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो जैसे ये है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस पे टैक्सेस लगेगा, मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर पर, होलसेलर से गया रिटेलर पर, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो पीछे वाला व्यक्ति होगा जिसके से माल आया है, तो अगर उसने कोई टैक्स दिया होगा तो उसको हम आईटीसी कहेंगे,
और वो हमारी सेल्स के टैक्स में से जितना हमारा टैक्स बनना होगा उसमें से वो माइनस हो जाएगा, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे बेटा। ठीक है, तो क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट दैट कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट योर लाइबिलिटी। तो यानी कि कुल मिला के यह है कि अगर मैं परचेज़ करके लाया हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए ये इस तरह काम करेगा कि अगर मैं परचेज़ करके लाया, ठीक है, और मैंने एक टैक्स का पेमेंट किया, तो ये वाला मेरा टैक्स का पेमेंट क्या कहलाएगा, ITC। ओके, अब मुझको मान लीजिए मैंने किया सेल पे जो मेरा टैक्स बनता होगा, वो टैक्स में से मेरा क्या माइनस हो जाएगा, मेरा ITC माइनस हो जाएगा। अब जो मेरा बचेगा ये मेरी लाइबिलिटी होगा, यानी कि ये मुझको पेमेंट करना है, ये मुझको क्या करना है, ये मुझको पेमेंट करना है। तो परचेज़ के टैक्स को हम क्या कहेंगे, हम परचेज़ के टैक्स को कहेंगे ITC। ठीक है, ITC कहेंगे। और जब हम सेल का टैक्स निकालेंगे, तो उस वाले टैक्स में से हमारा ITC माइनस हो जाएगा, और वो जो लाइबिलिटी होगा वो मुझको पेमेंट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा वो वाला लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये मेरा जो है ये इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो परचेज़ पे जो हम पेमेंट करके आ रहे हैं उस पे जो टैक्स होगा वो मेरा ITC होगा। परचेज़ के टैक्स को हम क्या कहेंगे, हम परचेज़ के टैक्स को कहेंगे ITC। दूसरी हमारी डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए RCM का मतलब होता है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से परचेज़ करता हूँ जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जो व्यक्ति रजिस्टर्ड ही नहीं है वो तो किसी प्रकार का ना तो कोई बिल बना सकता है और ना ही वो सरकार को कोई टैक्स का पेमेंट करेगा, क्योंकि अगर वो बिल नहीं बनाएगा तो वो टैक्स का पेमेंट भी नहीं करेगा। तो सरकार ये कहती है कि देखो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को माल बेचते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदते हैं जो RCM हमेशा परचेज़ पे लगेगा। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति से माल खरीदते हैं जो हमें पेमेंट ही नहीं करेगा टैक्स का, जो अनरजिस्टर्ड है, तो अब वो तो बिल नहीं बनाएगा, तो सरकार ये कहती है कि अब आप बिल बनाओगे उसके नाम से अपने सेल बुक में, और ऊपर आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप ऊपर, RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये क्या काम करता है, देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये बताता है, अगर मैं इसको बताऊं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये बताता है कि अगर मैं परचेज़ करता हूँ किससे, अनरजिस्टर्ड से, मैं किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज़ करता हूँ, तो अब मुझे इस कंडीशन में टैक्स एक बिल बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा बिल, मैं बनाऊंगा। ठीक है, वो तो नहीं बनाएगा, ये तो नहीं बनाएगा, तो बिल अब मुझको बनाना पड़ेगा, और इस बिल पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, RCM। ठीक है, RCM लिखना पड़ेगा, और जितना भी बिल का टैक्स होगा वो मैं पेमेंट करूँगा। वो किसको पेमेंट करना पड़ेगा, वो मुझको पेमेंट करना पड़ेगा। अब टैक्स का मैं पेमेंट कर दूँगा, तो ये जो पेमेंट होगा ये मुझे ITC मिलेगा इसका, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा जैसे मैं परचेज़ किया हो। ठीक है, तो अब टैक्स का पेमेंट करके आऊँगा तो इसको मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ITC एक तरह से एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या आएगा, क्योंकि ये बिल कटा है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये मेरी सेल बुक में आएगा, तो ये मेरी सेल में भी दिखेगा। अब सेल में जो ये टैक्स है मेरा RCM का, अब मैं कहूँगा सरकार से कि भाई देखो ये तो मेरे पे डबल टैक्स लग गया, तो सरकार कहेगी कोई बात नहीं, जो आपने पेमेंट किया है उसका आप ITC ले लो। किसका ITC लेना है, हमें RCM का ITC लेना है। ठीक है, RCM का ITC ले लो, और फिर जो बाकी बचे, जो भी टैक्स आपका बाकी बचे, तो उस पे आप पेमेंट कर दो हमें। ठीक है, वो आपकी लाइबिलिटी आएगी। तो सरकार ये कहेगी कि भाई नहीं कोई बात नहीं, अगर आपने पेमेंट किया है तो आप हमें जो है इसका ITC ले लो। तो एक तरह से ये इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं डालेगा, एक तरफ ये हमारे सेल के लाइबिलिटी में चलेगा और एक तरफ ये हमारे माइनस में चलेगा, पर हमारी जेब से टैक्स जाएगा। तो सरकार ये कहती है कि
आप अगर किसी अनरजिस्टर्ड से ख़रीदते हैं तो RCM आप पे तब लागू होगा। एक पॉइंट आपका है GSTIN। GSTIN का मतलब है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें दिया जाता है। जैसे पैन कार्ड हमें मिलता है तो उसमें पैन नंबर होता है, तो वो हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, इनकम टैक्स के लिए। उसी तरह GST में भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिससे कि पहचान की जा सके, उसको GSTIN कहते हैं। और ये सभी के पैन कार्ड से आधार पे बनाया जाता है, तो उसको हम GSTIN कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 था, यूनिट 1 था, ये कंप्लीट हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप इसमें जो है वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकते हैं। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विद एग्जांपल। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हमने 8 क्वेश्चन दिए हैं। इसके साथ साथ में 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसके साथ साथ में हमने इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। ये वाले नोट्स आप मैं यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स देख सकते हैं। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विद एग्जांपल। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर GST। डिस्कस शॉर्टकमिंग, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस इन GST इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। ये 6 क्वेश्चन है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ GST स्ट्रक्चर। 4 प्रकार के होते हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST। ITC क्या होता है GST में, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। RCM क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। GSTN क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। और हाउ हैज़ GST इम्पैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी सिंस इट्स इम्प्लीमेंशन। तो ये आपका चैप्टर यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे यूनिट 2 के लिए GST की। और ये डेली आपको क्लास मिलेगी, डेली आपको वीडियो मिलेगी। 4 दिन में ये आपका टोटल GST कंप्लीट होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट्स एरिया में जाके अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।